नर्मदा यात्रा किसी के लिए आस्था की यात्रा, किसी के लिए खुद को खोने की यात्रा, किसी के लिए खुद को पाने की यात्रा, किसी के लिए सब कुछ जानने की यात्रा और किसी के लिए सब कुछ भूल जाने की यात्रा और कुछ मेरे जैसे घुमक्कड़ों के लिए रोमांच की यात्रा। आज 27 सितंबर 2025 को मैं अपनी यात्रा की शुरुआत नर्मदा के उत्तर तट पर बने घाट बांद्रा बांध से कर रही हूँ। बांद्रा बांध भोपाल से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर तवा नदी नर्मदा से मिलती है। नदी की चौड़ाई जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा है। मैं सिर्फ एक नारियल के साथ अपनी यात्रा का शुभारंभ कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता हम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं। नदियों को पूजने के नाम पर उन्हें गंदा करते हैं। दिया जलाने के नाम पर प्लास्टिक का दोना, प्रसाद की पन्नियाँ, माता को चुनरी ओढ़ाने के नाम पर सिंथेटिक कपड़ा, नदी पर स्नान के बाद कपड़े छोड़कर आने की मान्यता। पानी के महत्व के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने नदियों को देवी कहा होगा ताकि लोग इन्हें गंदा ना करें और सभी को साफ पानी मिल सके। अगर आज वो ऋषि मुनि आ जाएं और लोगों की इस पूजा पाठ को देखें तो शायद नदियों को देवी कहना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल ही होगी। नर्मदा यात्रा सदियों से चली आ रही है। इसे जिस स्थान से शुरू करते हैं बिना लांघे घड़ी की दिशा में पूरा एक चक्कर लगाकर उसी स्थान पर खत्म करते हैं। इसीलिए इसे नर्मदा यात्रा नहीं, नर्मदा परिक्रमा कहते हैं। नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में समुद्र से मिल जाती है। नर्मदा अपने उद्गम से विलय तक 1320 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और नर्मदा भारत की एक अकेली ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। ऐसा कहा जाता है गंगा के स्नान से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है। नर्मदा यात्रा दिवाली के बाद देव उठनी 11 से प्रारंभ होती है। अगर लगातार चला जाए तो इस यात्रा को पूरा करने में 4 से 5 महीने लगते हैं। बारिश में यात्रा नहीं करते, इसे चतुर्मास कहते हैं। चतुर्मास का कारण होगा बारिश में नदियों का जल स्तर बढ़ जाना, जंगल का ज्यादा घना होना, नदी नालों को पार करना कठिन होता होगा। शायद इसी वजह से यात्राएं बंद हो जाती हैं। मैं अपनी यात्रा चतुर्मास में ही कर रही हूँ। जिसको जैसा समय मिल जाए तब सही। समय के साथ साथ यात्रा का स्वरूप भी तो बदलेगा। वैसे भी मेरी यात्रा पैदल नहीं, गाड़ी से हो रही है। इस पूरी यात्रा में अमृतलाल वेगड़ जी की 2 किताबें मेरे साथ रहेंगी। अमृतलाल वेगड़ जबलपुर के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी यात्रा टुकड़ों टुकड़ों में 1977 से लेकर 1999 तक 22 साल में पूरी की। उनकी पूरी यात्रा उनकी 2 किताब सौंदर्य की नदी नर्मदा और अमृतस्य नर्मदा में लिखी है। उनकी किताबों के साथ यह यात्रा कहीं ना कहीं तुलनात्मक यात्रा भी रहेगी। तब से अब में नर्मदा का कितना स्वरूप बदल गया होगा। नर्मदा पर कितने ही डैम बन गए होंगे, कितने ही गांव उनमें समा गए होंगे। उनकी यात्रा पैदल थी और मेरी यात्रा गाड़ी से हो रही है। उन्हें अपनी यात्रा पूरी करने में वर्षों लगे और मेरी यात्रा कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। इतने वर्षों में नर्मदा के साथ साथ नर्मदा की यात्रा का स्वरूप बदलना भी तय है और मेरे दोस्त यात्रा पर साथ चलने के लिए तैयार हैं। यह है श्वेता पाठक, मेरी खास दोस्त। श्वेता केंद्रीय विद्यालय में बायोलॉजी की टीचर हैं। दशहरे की छुट्टी लगी है इसलिए साथ आ गई। श्वेता गाड़ी चलाना जानती हैं, इसलिए इस यात्रा में मेरी को पायलट रहेंगी। अब ये यात्रा मेरी ना होकर हमारी हो गई। पहले दिन है हम 3, मैं, श्वेता और जिमनी, हमारी गाड़ी। आज हमारी यात्रा की शुरुआत नर्मदा के उत्तर तट पर नर्मदापुरम के पास बांद्रा बांध से हो रही है। अमृतलाल वेगड़ यहाँ अपनी यात्रा के अंतिम वर्षों में 1998 में पहुँचे थे। वह लिखते हैं, नर्मदा अत्यंत सुंदर बह रही है। यहाँ कोई गाँव नहीं। हाँ, आज भी यहाँ कोई गाँव नहीं है। कगार पर मंदिर और धर्मशाला, पीपल का पेड़ और चबूतरा, सामने बहती नर्मदा, पहाड़ों के बीच से आती घुमावदार सड़क, कभी कभी बस भी आ जाती है। बहुत सुंदर स्थान। हाँ, आज भी उतना ही सुंदर है, पर यहाँ सड़क अब चलती रहती है। घाट पर हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता है। गलत तरीके से की जाने वाली पाठ पूजा से कचरा किनारे पर पड़ा रहता है, पर बारिश में हर बार नर्मदा अपने आप अपने किनारे साफ कर लेती है। आत्मनिर्भर नर्मदा हमारा दिया कचरा बहा ले जाती है। यही तो है नर्मदा का बदलता स्वरूप। किसने सोचा था ऐसा बदलाव भी आएगा। जो कुंभ स्थान किसी न किसी नदी के किनारे पर होते हैं, एक दिन एक नदी खुद चलकर कुंभ कराने कुंभ के स्थान पर जाएगी। आज जब उज्जैन में महाकुंभ होता है और शिप्रा नदी में पानी कम रहता है, नर्मदा का जल कुंभ में भेजा जाता है ताकि कुंभ स्नान हो सके। कुंभ का स्नान कराती नर्मदा। आज उज्जैन कुंभ नर्मदा के बिना संभव नहीं। समय के साथ साथ नर्मदा की बदलती जिम्मेदारी।
इस बदलाव के साथ आने वाले समय में होने वाले जल संकट के संकेत भी नजर आते हैं। कुंभ के मेलों में बढ़ती भीड़ और शिप्रा की ये स्थिति देखकर उज्जैन कुंभ का भविष्य में क्या रूप होगा पता नहीं। आज नर्मदा का जल जाता है कुंभ कराने, क्या पता कल नर्मदा पर ही कुंभ आ जाए। पता नहीं, ये सब तो मेरी मनगढ़ंत कहानियां हैं। इस बार बारिश बहुत लंबी चल रही है। 4 दिन में दशहरा है, दिवाली की सफाई भी शुरू नहीं हो पाई। खेतों में धान हरी की हरी है, जंगल देखो तो लगता है सावन ही चल रहा है। कगार पर मंदिर देखने के बाद हमने अपनी यात्रा आगे की ओर जारी की। अब हम शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र में हैं। वह लगातार 19 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। यही उनका चुनाव क्षेत्र भी रहा और आज वह इसी क्षेत्र से संसद सदस्य भी हैं। उनका प्रभाव यहाँ के विकास पर साफ दिखाई देता है। हर दूसरे कस्बे में सरकारी कॉलेज, नर्मदा यात्रियों के लिए बढ़िया सड़क, स्वागत द्वार, डिवाइडर वाली सड़कें, नर्मदा के पक्के विशाल घाट। उनके जिले सीहोर में ये फर्क आसानी से देखा जा सकता है। उनका गांव जैत भी नर्मदा किनारे पर है। शायद यही कारण होगा उनका नर्मदा और परिक्रमा में आस्था। शाहगंज होते हुए हम हथनोरा गांव के लिए चल दिए। प्राचीन इतिहास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर 1982 में होमो इरेक्टस की फॉसिल खोपड़ी मिली थी। इस फॉसिल को नर्मदा यूमेन का नाम दिया गया। यह फॉसिल भारत में मनुष्य के प्रारंभिक विकास का प्रमाण है। हम पहुँच गए हथनोरा, शायद आज तक के मेरे देखे गए नदियों के सुंदर घाटों में से एक। शांत नर्मदा विशाल रूप में गांव के कोने को छूकर मानो मुड़ गई हो। नर्मदा का घुमावदार मोड़, लगभग 50 फीट ऊंची खड़ी कगार पर मंदिर, पक्का विशाल घाट। इतने छोटे गांव में इतना बड़ा घाट, कगार की पक्की दीवार देखकर आश्चर्य होता है। किसी की कल्पना का गांव लगता है। मंदिर में कुछ साधु रहते हैं। गांव वालों का आना जाना भी लगा रहता है। हमें देखकर बहुत खुश हुए, बहुत आदर सत्कार किया। साधुओं ने हमसे बातचीत तो ज्यादा नहीं की, पर चाय और फलाहार के बिना जाने के लिए साफ मना कर दिया। गांव के लोग हमसे बात करने के लिए काफी उत्सुक थे। हमारी फॉसिल में रुचि देखकर गांव के एक व्यक्ति हमें दिखाने के लिए अपने घर से एक फॉसिल ले आया और काफी देर तक बातें चलती रही। जो यहाँ साधु हैं, एक बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ 2-3 और जटाओं वाले साधु हैं। हम 2 को देखकर वह लोग बोले, अरे अकेले यात्रा पर निकली हो, किसी को साथ ले जाते। कितना अजीब है ना, लड़कियां कितनी भी हों अकेली ही दिखती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव है शिवराज सिंह जी का गांव जैत। और गांव में घुसते ही पता चल गया यह है 19 साल मुख्यमंत्री रहे किसी व्यक्ति का गांव। छोटे से गांव का बड़ा सा स्वागत द्वार, खुला सीमेंटेड चौक, बड़े बड़े पक्के घर। घाट को भव्य और विशाल बनाने में कोई कमी नहीं की, पर घाट को सुंदरता नर्मदा देती है। पिछले घाट से थोड़ी कमी रह गई। हो सकता है वहाँ नर्मदा शांत हो और यहाँ आकर थोड़ी शरारती हो गई हो। अभी बारिश के कारण मिट्टी घाट में ऊपर तक चढ़ गई है और हम इस विकसित गांव को देखकर आगे बढ़े। हमें आधे से ज़्यादा दिन हो गया और हम 100 किलोमीटर भी नहीं चले। हमने मोनी माता के आश्रम जाने का सोचा, पर लगातार गूगल करने पर भी मैप में नहीं मिला। इसलिए अब हमारा अगला घाट है बरमान घाट। वहाँ पहुँच गए। पहुँच क्या गए, गाड़ी खड़ी करते ही एक अम्मा ने हमें आड़े हाथों लिया। उसकी दुकान के बगल में गाड़ी जो खड़ी कर दी थी। हमने पैसे भी देना चाहा, पर अम्मा नहीं मानने वाली थी। मैं हंसते हुए हाथ जोड़कर अम्मा के पास गई और कहा, अम्मा काहे गुस्सा करती हो, 5 मिनट में तो आ जाएंगे। और अगर 5 मिनट में नहीं आए, जरा सा भी ऊपर हुआ, तो ये गाड़ी की चाबी रखी है, गाड़ी आपकी। हम फिर पैदल परिक्रमा ही करेंगे। चाबी के साथ 50 रुपए भी रख दिए। अम्मा गाड़ी की बात पर मुस्कुरा दी। बाकी सब भी हंसने लगे और सच में गाड़ी ना छोड़नी पड़ जाए इस डर के मारे हम सिर्फ 4 मिनट में दर्शन कर वापस आ गए। अम्मा बोली, अरे बेटा कोई बात नहीं, अच्छे से स्नान कराओ। अम्मा खुश हो गई और हम भी। फिर अम्मा ने हमसे यात्रा का पूछा और आगे का रास्ता बताया। खुशी खुशी विदा किया। फिर हम वापस हाईवे पर चल दिए। सोचा जबलपुर ना जाकर आज भेड़ाघाट ही रुकेंगे। अब ड्राइविंग सीट पर आ गई श्वेता। पूरा रास्ता जंगल और पहाड़ों के बीच से घुमावदार मोड़ों से भरा था। पूरे रास्ते मूसलाधार बारिश होती रही, पर रास्ते की सुंदरता देखते ही बनती थी। यह रास्ता नया नया पहाड़ों को काटकर बना था, इसलिए कुछ जगह मिट्टी भी खसक रही थी। और शाम होते होते हम पहुंच गए भेड़ाघाट। नवरात्रि की वजह से भेड़ाघाट रंग बिरंगा सजा हुआ है। थोड़ी बहुत देर घूमते रहे और फिर हमने पहले दिन की यात्रा पूरी की।